दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम मालिनी सुब्रमण्यम। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ और आप लोगों के कार्यक्रम में रूबरू नहीं हो सकी उसका मुझे खेद है, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये मॉडर्न ज़माने में मैं अपनी बात को इलेक्ट्रॉनिकली आपके बीच में रखने का प्रयास कर रही हूँ। आपके बीच में इस महत्वपूर्ण दिवस में शामिल होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरु घासीदास सेवादार संस्था के लाखन सुबोध जी को उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके अन्य साथी जिनके साथ मेरा संपर्क लगभग 6-7-8 महीनों से बना रहा है। लाखन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस यूनियन को संगठित करने में या गठन करने में आपको मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं और आपको हमारा समय समय पर सहयोग भी रहेगा। जितना हो सके हम अपनी काबिलियत को उसमें हम शामिल ज़रूर करेंगे। एक बात हम ज़रूर रखना चाहेंगे जो अपने अनुभव से हमने देखा है। देखिए, कोरोना वायरस दुनिया के हर किस्म के लोग, अमीर हैं, गरीब हैं, महिला पुरुष, बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, सबको उसने लपेटा है और आज भी हम उसमें जूझ रहे हैं, पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है। और सरकार, भले हमारी सरकार हो या विश्व भर की सरकार, वो भी इन चुनौतियों से गुज़र रही है। कोरोना कैसे हुआ, कैसे फैला, कितनी तेज़ी से फैल रहा है, उसका इलाज क्या है, कब तक इलाज निकलेगा, इन राजनीति में हम ना ही पड़े। और हम मान भी लेते हैं चलो सरकार को पूरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन इन जानकारियों के साथ वो ऐसे निर्णय लेंगे जिससे उनके नागरिकों को और ज़्यादा लाचार न कर सके, इसकी तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आपातकाल के समय ही सबका असली चेहरा सामने आता है। हम एक और अगर हम बात रखें तो गांधी जयंती हर सरकार पुतलों में, गांधी के पुतलों में हार डाल के मना तो लेते हैं, लेकिन उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बात हम बार बार पढ़ते भी हैं। वो ये है कि जब भी आप कोई निर्णय लें, जब भी आप कोई कदम उठाएं, तो उनका अंग्रेज़ी में ये कहना था कि रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन यू हैव सीन एंड आस्क योरसेल्फ इफ दिस स्टेप यू कॉन्टम्पलेट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज़ टू हिम। मतलब आप जब भी कोई निर्णय लेंगे, आप पहले अपने सामने उस गरीब और कमज़ोर व्यक्ति का चेहरा अपने सामने रखिए और सोचिए कि आपके कदम क्या उसके फ़ायदे तक जाएगा, तब आप इस निर्णय को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन लग रहा है कि हमारे सरकार ने मज़दूरों को तो पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया अपनी मेमोरी से। वरना इस तरीके के निर्णय, इस तरीके का लॉकडाउन का निर्णय 4 घंटों में तो कतई नहीं लेती। टीवी और रेडियो में उनका ये कहना कि आप लोग अपने घर में रहिए, हाँ, बाहर ना निकलें क्योंकि कोरोना से बचना है, हाँ, ये नहीं कहते। अगर उनको ये ध्यान में नहीं रहता, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम, ये ध्यान में नहीं रहता कि 150 से ज़्यादा लोग मजदूरी के लिए अपने घरों से बाहर हैं। 70% से ज़्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में मजदूरी का काम करते हैं और वो भी ज़्यादातर अपने घर के बाहर काम करते हैं। क्या ये सरकार को पता नहीं था? सरकार को ऑफकोर्स पता है, लेकिन जब निर्णय ले रहे थे उनके सामने ये गरीब चेहरा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने किन कारणों से ऐसे निर्णय लिए, इस तरीके का बहुत ही गंभीर किस्म का लॉकडाउन जिससे मज़दूर लोगों को सड़क पे आना पड़ा, अपनी जानें गंवानी पड़ी, ये निर्णय किन कंडीशंस में लिया, इसके पीछे सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। कई सारे लोग कोरोना से तो मरे, लेकिन कई लोग कोरोना के बिना भी मारे गए। कौन नहीं जानता उस एक्सीडेंट को, जब औरंगाबाद में 16 मज़दूर थके हुए रेल की पटरी में सो रहे थे तो उनके ऊपर मालगाड़ी गुजर जाती है। कौन नहीं जानता उस दंपति जो छत्तीसगढ़ के लखनऊ में काम कर रहे थे और साइकिल से वापस अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे थे, उनको पीछे से आकर के एक गाड़ी ने ठोक दिया। और जब विपक्ष के कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में इसका सवाल उठाया और कहा कि जो लोग
कोरोना के चलते कुछ निर्णयों के कारण मरे थे, जो एक्सीडेंट से मरे थे, क्या उन लोगों को सरकार कॉम्पनसेट करेगी? तो सरकार का क्या जवाब था? हमारे श्रम मंत्री का जवाब था कि हमारे पास तो इसका डेटा ही नहीं है। अब डेटा नहीं है तो हम किस तरीके से कॉम्पनसेशन की बात करेंगे? वाह भाई, आप अन्य संस्था संगठनों ने जो जुगाड़ लगा करके देखा है, उन्होंने कहा है कि कोरोना से जितने लोग मरे उसकी तो हम बात ही ना करें, क्योंकि वो तो आप रिकॉर्ड में डाल ही रहे हो, लेकिन लगभग 900 से 1000 लोग कोई एक्सीडेंट से, तो कोई अन्य दूसरी बीमारी से जिसको इलाज ना मिला, कोई क्वारंटाइन सेंटर में, कोई सुसाइड करके, ठीक है, इस तरीके के हालात में लोग मरे हैं, 900 से 1000 लोग, और सरकार कह रही है उनका हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। आपने 70% लोगों को अपने मेमोरी से हटा दिया, आपने 1000 लोगों की मौत को अपने डेटा के इससे गायब कर दिया, तो आप किसके लिए निर्णय ले रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच में उठना भी चाहिए। लॉकडाउन मार्च से लेके अप्रैल तक, मई तक चला, और फिर बाद में उन्होंने जून में अनलॉकडाउन का फेज़ शुरू करने की बात करी। हर मज़दूर जानता है कि लॉकडाउन के दरमियान जो खास करके ईंट भट्टे पे काम करते थे, वो जानते थे ईंट भट्टा कभी बंद ही नहीं हुआ। अगर बंद हुआ था हफ्ता 2 हफ्ते का, तब उनको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हुई थी, लेकिन ईंट भट्टा बंद नहीं हुआ था। कंस्ट्रक्शन के साइट तीसरे हफ्ते के लॉकडाउन के दूसरे लॉकडाउन पे शुरू करने का ऐलान कर चुका। क्यों? क्योंकि बिल्डर के एसोसिएशन पे सरकार, तेलंगाना सरकार पर भी, कर्नाटका सरकार पे भी और अन्य सरकारों पे दबाव बनाया कि उनकी लॉस होगा अगर मज़दूर लोग यहाँ से चले जाएंगे। 3 हफ्ते बाद जब मज़दूर वापस जाने लगे, उनको न जाने दिया जाए इस कारण से रेलें नहीं चली, गाड़ियाँ नहीं चली, सरकारें गाड़ियाँ मंगा नहीं रहे थे, सरकारें गाड़ियाँ जाने नहीं दे रही थी, और ऐलान कर दिया कि 1 मई से गाड़ियाँ चलने लगे, श्रम ट्रेनें चलने लगेगी। मजदूरी दिवस वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, आई वॉश के तरीके हैं, जहाँ पर उन्होंने मज़दूरों के हित में दिखावा ज़रूर किया, लेकिन निर्णय सही ढंग से नहीं लिया है। दबाव बना सकें माइनिंग कंपनीज़, उनका काम नहीं रुका। दबाव बना सके ईंट भट्टे के लोग, और ईंट भट्टे का काम नहीं बंद हुआ। दबाव बना सके बिल्डर एसोसिएशन के लोग, क्योंकि उनका एसोसिएशन स्ट्रांग था, उनके सत्ता पर उन लोग हावी थे, ठीक है। जो आवाज़ नहीं उठा पाए वो है हमारे मज़दूर भाई बहन, जो उन्होंने वही किया जो निर्णय लिया गया था, और उस निर्णय से ही वो अपने लाचारपन को कि घर से पैसा मंगाकर खाना खाना, अपनी इज़्ज़त से मज़दूरी के लिए जो गए थे वहाँ पर उनको लाचार होकर बैठे रहना पड़ा कि कोई आकर के उनको खाना दे देगा, वो खाना खा ले। क्यों? उनको अपने घरों से पैसा मंगाकर अपने परिवारों को वापस अपने घर ले जाना पड़ा, ठीक है। तो ये तो एक तरफ बात थी, और जो कि बहुत बुरा था, जो ये समझ में आ रहा था कि आज अगर मज़दूरों का एक संगठन सक्रिय रूप से खड़ा हुआ होता तो शायद वो दबाव बना पाते कि ये निर्णय उनके पक्ष में, उनके तौर तरीक़ों से बने। क्योंकि इसी दरमियान एक और चेहरा भी सामने आया, जहाँ पर लोगों ने जो लॉकडाउन के दरमियान जो परेशानियां उठा रहे थे, खास करके मज़दूर लोग, उनके साथ खड़े रहने के लिए आम जनता सामने आ गई, जिन्होंने धर्म नहीं देखा, जिन्होंने जाति नहीं देखा, जिन्होंने प्रांत नहीं देखा, और लग गए। उन्होंने अपना पैसा डाला, अड़ोस पड़ोस के लोगों से पैसा इकट्ठा किया, जितना हो सके उन्होंने मदद करने की कोशिश करी। और इसके साथ और भी लोग थे जिन्होंने सरकार पे पूरी तरह से दबाव बनाया। कोर्ट में मेरे रहते हुए हैदराबाद हाई कोर्ट में कम से कम 7-8 केसेस जा चुके थे, जहाँ पर उन्होंने लगातार सरकार पे चुनौती उठाई कि आप मज़दूरों के लिए कर क्या रहे हो, और कई सारे निर्णय उनके पक्ष में आए। उनके उसी कहने पर उनके लिए गाड़ियाँ अरेंज करी गई, उनके कहने पर बसों का चलना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये सारा कार्य भी हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी महसूस हुई है इस पूरे लॉकडाउन के दरमियान, इस आपातकाल में, वो था मज़दूरों का संगठन। मैं
बहुत खुश है मुझे कि आज गुरु घासीदास सेवादार संस्था के लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक मज़दूरों का एक यूनियन बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी कमी हम लोगों को महसूस हुई जब हम लोग इस काम में लगे हुए थे, मज़दूरों को खुद को महसूस हुई है, और आज मज़दूर वापस अपने काम में जाने के लिए बेताब हैं, वापस जा रहे हैं, और उन्हें बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, असुरक्षापन है कि हम अब जाएंगे तो क्या लॉकडाउन, मुझे बार बार फ़ोन आता है कि क्या तेलंगाना में दोबारा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा हम अगर आज चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अगर मज़दूरों का एक अपना एक संगठन होगा तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके बीच में रखा जा सकता है। कितने मज़दूर हैं जो साल भर 6 महीना 5 महीना काम करने के बाद बिना पैसे के लौट आए हैं। उनको लॉकडाउन का तो पैसा नहीं मिला, लेकिन लॉकडाउन के पहले जिन्होंने काम किया उसका भी पैसा नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के मज़दूरों के साथ जिनके साथ मेरा संपर्क था वो कम से कम अपनी बात को रख पा रहे थे, लेकिन बस्तर के जितने भी मज़दूर बहुत ही कम उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां जो गए थे वो न तो हिंदी पूरी तरह से बोल पा रहे थे, अपनी बात को ठीक से रख नहीं पा रहे थे। लोग अपने पैसों को छोड़ के उनको वापस आना पड़ा। 30-30 हज़ार 40 हज़ार लोग अभी भी अपने कॉन्ट्रैक्टर या उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो कभी ना कभी दे देगा। लोगों ने आश्वासन दिया कि हम दे देंगे, आप चले जाओ, लेकिन आज भी हम जानते हैं लोगों के पास मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिला है। ठीक है, हर बार कुछ न कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे दुजराम केवट ही की बात सुन लो, जिन्होंने अपनी बेटी खोई 7वें मंजिल से गिरकर चंडीगढ़ में पंजाब में जब वो काम करने के लिए गए और वो गिर गए, और उनको उनके बिल्डरों ने उनके इमोशंस का भी ख्याल नहीं रखा और उनको रातों रात उनको दफ़ा कर दिया वहाँ से, और ट्रेन में बिठा के बोल दिया कि अब आप घर चले जाइए, आपको घर चले जाइए, उसके बाद में हम कुछ आपको पैसे दे देंगे। अब वो आज यहाँ पर बैठ के देखते जांगड़े करके एक सज्जन थे जो फरवरी के माह में 4थी मंजिल से गिर के मर गए। आज उनके पत्नी और उनकी बच्ची गरीब हालत में है, उनके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं कुछ। ये स्टेट मज़दूरों के लिए उनके जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का वेलफेयर बोर्ड कर क्या रहा है? ऐलान कर रहे हैं कि हर किसी को उससे पैसा दिया जा रहा है। ये पैसा कितना है, कितना दिया गया है, कितने लोगों को मिला है, उसकी लिस्ट किसी के पास भी नहीं है। और जब तक मज़दूरों का एक संगठन नहीं बनेगा, इन चीज़ों का पूरा जायज़ा नहीं लेंगे, मज़दूरों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। उनको अपने हित में जो पैसे आ रहे हैं वो तो नहीं मिल रहा, उनके अपने मजदूरी के पैसे भी नहीं मिल रहे, यहाँ तक का उनको दुख झेलना पड़ रहा है। और कई मज़दूर, मैं वापस बस्तर के संदर्भ में बात करती हूँ, कई मज़दूर ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट एक बॉन्डेड लेबर की तरह वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको पैसा पूरा नहीं दिया जाता है, उनको कहते हैं कि आप अगर 20,000 बाकी है तो आपको 5,000 दिया जाएगा, 10,000 बोलेंगे आपको वापस आते समय अगली बार में जोड़ देंगे, और इस तरीके से वो उनको बंधुआ बनाते रहते हैं। कितने उड़ीसा के कितने लोग जिनकी मुलाकात हमारी हुई थी तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले में, और वो लोग किस तरीके से अपना एडवांस लेकर के बीमार हो कर के जाने नहीं दिया जा रहा था उन लोगों को। तो और छत्तीसगढ़ से भी कई लोग गुजरात जाते हैं ईंट भट्टे पे काम करने के लिए, उनकी पूरी परिस्थितियाँ लोगों के सामने आने लगी। लोग बाहर आकर के अपने बात करना चाह रहे थे। पहली बार मज़दूर कह रहा था कि मुझे ठगा गया है, मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे दे करके आश्वासन देकर नहीं दिया है, ये कहने के लिए तैयार है। उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। मुझे बहुत लगता है कि उनकी कहानियाँ सुननी चाहिए, लिखनी चाहिए उनके बारे में, उनको डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे 70% लोग कैसे जी रहे हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में परिवार सहित लोग जा रहे हैं, उनकी शिक्षा का क्या हो रहा है, उनके बच्चों की शिक्षा का क्या हो रहा है। बहुत परिवार आधे अधूरे जाते हैं, कुछ परिवार अपने घर पे छोड़ के जाते, कुछ अपने परिवारों को ले जाते हैं साथ में। मतलब कई किस्म के दिक्कतों का उनको सामने करना पड़ता है कि, और मुझे बहुत
विश्वास है कि अगर एक मजबूत किस्म का मज़दूरों के हित का एक अगर संगठन बनेगा, अगर एक यूनियन बनेगा जिसमें वो लोग अपनी बात को खुल कर रख सकें, तो किसी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन, किसी किस्म का उनके साथ दगा नहीं होगा हैं। और यही काम अगर लोग आपका जो यूनियन आप बनाने जा रहे हो जीएसएस की तरफ से, ये अगर बन जाएगा तो मुझे लगता है कि कम से कम हमने जो भी पिछले 6 महीने में सीख बनाई मज़दूरों के बारे में, वो कम से कम हम अपने सीख को एक यूनियन के दायरे में उसको समझेंगे और ये देखा जाएगा कि उनकी जो क्या बोलते हैं नेगोशिएटिंग पावर है ना, अपने लिए मज़दूरी को लेकर के, अपनी सुविधाओं को लेकर के जितना भी वो लोग नेगोशिएट कर सकते, वो नेगोशिएटिंग पावर अगर उनके हाथ में आएगा तो मज़दूर की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात बने और आगे का बहुत कार्यक्रम है। मैं और ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता लेना चाहिए। अपनी बात को मैंने पूरी तरह से रख दी है और मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम के लिए और आने वाले जो भी हम जिम्मेदारियां लेंगे, हम सब मिलके इसको करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि मज़दूरों की ज़िंदगी में जितना हो सके सुधार आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।